एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक मेंटल एके। अक्षय पुजारी ऑन दिस साइड। आज का जो वीडियो है का टॉपिक है वो है अदानीज़ के बारे में। और बाकी सारे यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ है रिगार्डिंग अदानी ग्रुप, बट ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। मतलब अदानी के स्टॉक्स में है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट में आपकी डिसीजन की डायरेक्शन किस हिसाब से होनी चाहिए, ये बताने के लिए इस वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है, ना कि बस आपको अपडेट या फिर न्यूज़ देने के लिए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारा मतलब कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। सो इस वीडियो को मैंने 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ अपडेट्स फ्रॉम द बोथ द साइड्स। हिंडनबर्ग रहेगा, अदानी रहेगा, अब तक क्या हुआ है इसको हम शॉर्ट समराइज वर्जन में देखेंगे। उसके बाद हम फंडामेंटल ओवरव्यू करेंगे अदानी ग्रुप के सारे कंपनीज़ का, इन शॉर्ट करेंगे। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं उसके बारे में हम करेंगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ प्लेज इशू। मतलब अदानी ग्रुप के कौन से कंपनीज़ में कितने सारे शेयर्स परसेंटेज प्लेस्ड है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और पैनिक सेलिंग आ सकता है क्या, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम देखेंगे। एंड थर्ड लास्ट वन एंड वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट इज़ टेक्निकल ओवरव्यू। मतलब हर एक स्टॉक को हम टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पे जज करेंगे, उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द today's first topic. First one is हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इन्होंने रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 88 क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अदानी की तरफ से, अदानी जी की तरफ से या फिर अदानी ग्रुप की तरफ से इनके आंसर्स दिए जाए। एंड दैट हैज़ कॉज्ड पैनिक फॉल या फिर पैनिक सेलिंग इन द स्टॉक मार्केट। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट 5 से 6 दिनों में बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एंड ओवरऑल मार्केट भी। ठीक है, सो इसके ऊपर सेबी ने क्या रिएक्ट किया था। सेबी सेड कि हम जो अदानी के जो भी ग्रुप है उसको हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बेसिस पे इनको एनालाइज करने की, इसका ऑडिट्स वगैरह करने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अपना ओपिनियन इसके बारे में बताएंगे। LIC का काफ़ी सारा एक्सपोजर है अदानीज़ में, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 8% के आसपास है एज़ फार एज आई नो। सो उसकी वजह से LIC ने भी काफ़ी सारा लूज़ किया हुआ है अपना स्टेक या फिर अपना होल्डिंग और वेल्थ यू कैन से। अदानी ग्रुप ने किस तरह से इसको रिएक्ट किया, तो इन्होंने बस एक स्टेटमेंट दिया, पब्लिक स्टेटमेंट, प्रेस स्टेटमेंट दिया, जिसमें वो बोलते हैं कि वी आर शॉक्ड कि इन्होंने हमें इन्फॉर्म किए बगैर या फिर हमसे कोई सलाह मसौलत किए बगैर डायरेक्टली इन्होंने ऐसा निगेटिव इम्पैक्ट रिपोर्ट हमारे बारे में दे दिया। वो भी इन्होंने ऐसे टाइम पे दिया जब हमारा IPO आने वाला था। एंड वी आर द बिगेस्ट जॉब क्रिएटर्स इन इंडिया, हम बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये जो भी हम इसको कोर्ट में देखेंगे। इसके ऊपर हिंडनबर्ग ने भी बोला कि यार चलो आ जाओ, फिर आपको अगर लीगल एक्शन ही लेना है हमारे खिलाफ तो वी वेलकम इट, आप US कोर्ट में भी हमें स्यू कीजिए। वी हैव प्रीटी मच डॉक्यूमेंट्स जो हमारे रिसर्च को बैक करते हैं। एंड एक्चुअली सी इट्स अ 106 पेज रिपोर्ट, मैंने तो पूरी पढ़ी है नहीं, बट व्हाट हिंडनबर्ग इज़ क्लेमिंग इज़ कि 720 सिटेशंस है इसमें और ऑलमोस्ट 2 साल की मेहनत लेके इस रिपोर्ट को बनाया गया है। सो इसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई आई गेस होनी चाहिए। आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड्स हियर। हमें ये नहीं चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, हमें बस एज अ रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर इतने से मतलब है कि हमारे इससे नुकसान ना हो या फिर हम इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, सो एज एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको, समझ लीजिए कल जाके किसी ने टाटा ग्रुप के खिलाफ, रिलायंस ग्रुप के खिलाफ या फिर समझ लीजिए डीमार्ट के खिलाफ कोई एलिगेशन दे दिया कि ये 5-6 चीज़ें ये गलत कर रहे, ये मेरे 80 क्वेश्चन है इनके बारे में। तो हर कोई आके इन स्टॉक्स को या फिर इन ग्रुप के स्टॉक्स को सीधा आके बेचेगा तो नहीं। ठीक है, बिकॉज जो एलिगेशंस हो रहे उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दोज एलिगेशंस। तो सो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे दाल काली है, बट हमें आने वाले कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम इस पूरे चीज़ को देखते समराइज़ करते तो अदानी के स्टॉक्स फिलहाल बहुत नीचे हैं बिकॉज ऑफ द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। और IPO सब्सक्रिप्शन का तो बहुत ही बुरा हाल है, सिर्फ 1% इसको सब्सक्रिप्शन मिला है अब तक। आने वाले दिनों में शायद ये पूरा भी कर ले, आई डोंट नो, काफ़ी सोर्सेस है उनके पास। सो हम अभी समझते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है कि फंडामेंटल ओवरव्यू करते हैं इसको, और प्लेज वाला जो इशू है वो भी समझते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि प्लेजिंग होती क्या है, इसको भी हम समझते हैं पहले। इन शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समझ लीजिए हम एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, जो भी है, बिजनेसमैन है, सैलरीड पर्सन है। वो क्या करते हैं, हमें अगर लोन चाहिए, हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक बोलता है कि यार ऐसे तो लोन नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखो। तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो मेरा 2 करोड़ का यह घर है, आप ही इसको मॉर्गेज रख लो। उसके अगेंस्ट बैंक क्या करता है, चलो 2 करोड़ का वैल्यूएशन है, उसके अगेंस्ट 1.5 करोड़ ले लो, आपको जहाँ भी यूज़ करना है। ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल मॉर्गेज केस लोन। जब कंपनीज़ को लोन दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है कि जो स्टॉक्स हैं कंपनी के, ठीक है, इनको रखा जाता है एज अ प्लेज सिक्योरिटी।
हाइपोथिकेट किया जाता है, प्लेज किया जाता है, उसके अगेंस्ट फंड्स दिए जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ प्लेजिंग इज इन सिंपल लैंग्वेज। मतलब हम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ऐसे ही ये लोग अपने स्टॉक्स रखते हैं, अपना जो इक्विटी है वो रखते हैं। जैसे कि या फिर और भी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जैसे किंगफिशर के टाइम पे माल्या ने किंगफिशर का लोगो रखा था IDBI बैंक के पास, और उसके अगेंस्ट 75,000 करोड़ का फंडिंग उठाया था कि मेरा ब्रांड इमेज बहुत बड़ा है तो उसका वैल्यू इतना है ऑन पेपर, तो उसके अगेंस्ट मेरे को इतना लोन दे दो। सो ऐसे होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है। तो जहाँ तक प्लेजिंग का इशू है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि अदानी पावर का जो प्लेजिंग है वो सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 25%। अदर देन दैट बाकी में 17%, 11% तो अदानी पोर्ट्स में है, अदानी के जो अपना ACC है रिसेंटली एक्वायर किया गया उसमें है। तो ये प्लेजिंग की वजह से थोड़ा बहुत पैनिक सेलिंग इसमें आ सकता है। अदर देन दैट तो पैनिक सेलिंग आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। सो इसको थोड़ा इन डेप्थ समझने के लिए हम थोड़ा सा टेक फंडामेंटल ओवरव्यू करते हैं कंपनीज़ का। सो समझ लीजिए अभी अदानी पावर का स्टॉक है और इसका मार्केट कैप इज समवेयर अराउंड 95,000 करोड़। मैं समझ लेता हूँ 1 लाख करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है हाइपोथेटिकली, ठीक है। और इसका प्लेज परसेंटेज है 25%। सो बैंक के पास अभी 25,000 करोड़ का वेल्थ है अदानी के अगेंस्ट, बैंक के पास है। और बैंक का लोन इसके अगेंस्ट समझ लीजिए है 15,000 करोड़ का, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है बैंक कि चलो यार 248 तक प्राइस आया ना, ठीक है, मेरे पास फिर भी अभी इसका वैल्यू जो है, इसकी इक्विटी का जो वैल्यू है वो अभी भी मेरे पास अच्छा खासा है। समझ लीजिए 248 से इसका प्राइस आ जाता है 200 रुपये पे, तो भी बैंक के पास कितने हैं 20,000 करोड़ रुपीज़ का होल्डिंग बैंक के पास है, फिर भी 20,000 करोड़ का, और उसका लोन है 15,000 करोड़ का, फिर भी बैंक सेफ है। समझ लीजिए ये नीचे आना चालू हो जाता है, मतलब समझ लीजिए इसकी प्राइस आ जाती है 150 पे, 150 रुपीज़ फ्रॉम 248 रुपीज़। तो बैंक क्या बोलेगा, मेरे पास अभी भी 15,000 करोड़ का स्टॉक्स है जिसका स्टॉक का वैल्यू है 15,000 करोड़, और मेरा लोन भी है 15,000 करोड़ का, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बैंक क्या बोलती है, अरे यार अभी थोड़ा मुझे रिस्की लग रही है ये चीज़, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो होल्डिंग है ना, मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए, मैंने जितने लोन दिए उसमें से मैं थोड़ा बेच लेता हूँ। तो बैंक क्या करती है 1,000 करोड़ का स्टॉक ओपन मार्केट में आके बेच देती है। जैसे ये स्टॉक या फिर ये शेयर्स जो है बैंक के पास जो प्लेज पड़े हुए हैं, ठीक है ना, प्लेज शेयर्स है, ये मार्केट में ओपन मार्केट में आके सेल हो जाते, तब आती है एक तरह की पैनिक सेलिंग। देखिए आप, मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है, हम अगर स्टॉक मार्केट में जाते हैं और स्टॉक बेचते हैं, हमारा क्वांटिटी हो कि कितना हो सकता है, किसी का 500, 1000, 1,500, 2,000, इससे ज़्यादा तो क्वांटिटी होगा नहीं। जब बड़े इंस्टीट्यूशंस FIIs, DIIs रहेंगे या फिर बड़े बैंक है जिनके पास प्लेज्ड क्वांटिटी पड़ी हुई है, वो जब अनसेफ फील करते हैं किसी स्टॉक को होल्ड करना, और जब आके ओपन मार्केट में बेचते, तब आती है पैनिक सेलिंग। तो एज ऑफ नाउ कंसिडरिंग द प्लेज परसेंटेज, सिर्फ अदानी पावर में 25% का प्लेज है और अदानी पोर्ट्स में 17% का प्लेज है। बाकी सारे केसेस में प्लेज परसेंटेज बहुत कम है, बैंक के पास क्वांटिटी कम है, तो वो खुद मार्केट में आके बेचने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि अदानी टोटल गैस हम देखते हैं 74% तो इनका खुद का ही है, अदानी फैमिली के पास ही है। 87% का तो अदानी विल्मर का खुद के पास ही है, फैमिली के पास, वो तो आके बेचेंगे नहीं ओपन मार्केट में, बिकॉज दे लूज द इंटीग्रिटी, ठीक है। तो पैनिक सेलिंग के जो चांसेस हैं इसके बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा कम है, ओनली 10%। 90% आप पॉजिटिव पकड़ लीजिए चीज़ों को और 10% नेगेटिव पकड़ लीजिए एज फार एज पैनिक सेलिंग इज कंसर्न। सो दैट इज़ वाई आई थिंक कि हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर पैनिक सेलिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए इन लेवल्स पे। अगर गिरता भी है, अदानी ग्रुप ख़त्म भी हो जाता है ना, फिर भी एक बार ऊपर जाके एग्जिट करने का चांस हमें अदानी बिल्कुल देगा। कोई भी स्टॉक, कोई भी ग्रुप, येस बैंक पकड़ लीजिए, सत्यम पकड़ लीजिए, एक बार ऊपर जाके अपने को निकलने का चांस देगा ही देगा। और दूसरी बात यह है कि अभी तक 2024 तक तो मोदी जी की गवर्नमेंट है, तब तक तो मेरे ख्याल से अदानी ग्रुप का कुछ मतलब ख़त्म तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो बात अलग होती थी, बट एज फार एज पॉलिटिकल सिनारियो इज कंसर्न, जियो पॉलिटिकल थिंग्स आर कंसर्न, तो इसको मैं अभी तक तो कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि जो भी है यार चलो बेच दो और निकल जाओ, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द पैनिक सेलिंग पार्ट एंड प्लेज परसेंटेज। So you need not worry about the panic selling as of now, about the markets as well and about the Adani Group stocks as well. और अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट पे अदानी ग्रुप के इशू का इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। सो एज फार एज इंडियन बैंक्स आर कंसर्न, इसका जो एक्सपोजर है अदानी ग्रुप की तरफ वो काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 38% है। टोटल PSU बैंक्स की अगर हम नेट वर्थ देखते हैं उसका 6% अदानी ग्रुप के साथ में,
मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। अदानी ग्रुप 0 भी हो जाता है तो भी PSU बैंक आ जाएगा 100 रुपये से लेकर 94 तक, तो इतना भी कुछ ख़राब सिनारियो नहीं है। सो सिस्टमेटिक रिस्क अभी बैंक्स को नहीं है। एंड रिसेंटली फ्राइडे को जो दिनेश कुमार है SBI के चेयरमैन, इन्होंने भी क्लियर किया कि देर इज़ नथिंग अलार्मिंग अबाउट द अदानी एक्सपोजर एज ऑफ नाउ एंड वी डो नॉट हैव एनी कंसर्न्स एज ऑफ नाउ। एंड अदानी ग्रुप का अगर हम देखते ओवरऑल बोरोइंग, उसके सोर्सेज जो है वो सिर्फ बैंक से नहीं है। PSU बैंक्स में तो सिर्फ 25% पार्ट है, जो USD और फॉरेक्स बॉन्ड्स है उसमें 29% है, उसके बाद प्राइवेट बैंक से उसमें 8% है, तो यहीं पे उनका 64% कवर हो रहा है। उसके बाद ग्लोबल बैंक्स ने भी इन्होंने फंड किया है, ग्लोबल बैंक्स ने भी 18%। सो एज ऑफ नाउ देयर इज़ नथिंग अलार्मिंग, मतलब है ठीक है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बट अदानी ग्रुप 0 तो नहीं होने वाला, दैट इज़ फॉर श्योर। सो ये होगी थोड़ी बहुत फंडामेंटल एंड सिस्टम के हिसाब से बातें। अभी जो मेरा फेवरेट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस, वो हम क्विकली ख़त्म करते हैं। सो अदानी विलमार को अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया यहाँ पे। ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 535 का, इसको ब्रेक करके नीचे आया 516 तक। तो यहाँ से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इवेंट्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ न्यूज़ जो भी है, 90% चांसेस ये हैं कि यहाँ से नीचे आके 332 तक आएगा, कि बिकॉज दिस इज़ द immediate demand zone for this one. So you can treat this as your stop loss अगर आप होल्ड करते हो। अगर आपको बेचना ही है तो इन लेवल्स पे आप बेच दो, और यहाँ पे आने के बाद अगर ये रिवर्सल साइन दिखाता है तो इसको ऐड करने की सोच सकते हो। जहाँ तक अदानी एंटरप्राइजेस का सवाल है, इसने भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक किया है 3150 का, मेजर ब्रेकडाउन दिया है इसने। इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 2761 एंड 2140 तक, तो ये 90% चांसेस मुझे लग रहा है यहाँ तक आएगा। यहाँ से जब ये रिवर्सल दिखाएगा तब आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। इफ़ यू आर अ ट्रेडर, मेरे ख्याल से ये F&O का स्टॉक है, तो फिर आप इसको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख सकते हो। द थर्ड वन इज़ अदानी पोर्ट्स, ऐसे मेरा खुद का होल्डिंग भी है। सो अदानी पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, अदानी पोर्ट्स एंड अदानी पावर, इन दोनों में मेरा होल्डिंग है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ ऑलरेडी दिख रहा था, ठीक है, और इसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मेजर ब्रेक 650 को, एंड करंटली ये 492 तक आने के मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज सी ये काफ़ी वीक भी लग रहा है टेक्निकली स्टॉक, अब ब्रेकडाउन भी दिया है। तो 492 एंड 364 आर द मेजर सपोर्ट जोन। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे बेचना सबसे अच्छा है। 596 पे आप प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट में हो लॉस में जो भी हो, यहाँ पे आने के बाद आप फिर से रिवर्सल साइन दिखाएगा तो ऐड कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू ऐड एनी स्टॉक, या फिर एवरेज करने की भी कोई ज़रूरत है नहीं। ये 3 स्टॉक्स हमने देख ली, इसको छोड़ के भी बाकी 3 स्टॉक्स हैं अदानी के, अदानी ग्रीन है, अदानी पावर है। तो इन स्टॉक्स को मैंने, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर आप देखते नहीं हो यार, तो मैंने उन स्टॉक्स को जो है ना मेरे कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है। व्हाट्सअप कम्युनिटी पे भी है, टेलीग्राम के कम्युनिटी पे भी है, सारा सब कुछ फ्री है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन वर्जन कुछ भी नहीं है, सब फ्री है लर्निंग। तो उसमें मैंने शेयर किया, आप अगर इंटरेस्टेड होगे उनके लेवल जानने में तो डेफिनेटली विजिट द चैनल और कम्युनिटी, आपको वहाँ पे फ्री में उसका लेवल्स मिल जाएगा, ठीक है। सो इससे हम ओवरऑल एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश करते हैं कि इससे हम सीखेंगे क्या अदानी के चीज़ से। आज अदानी ग्रुप है, कल रिलायंस ग्रुप होगा, परसों टाटा ग्रुप होगा, वी नेवर नो। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपना एक्सपोजर जो भी है ना स्टॉक मार्केट में वो लिमिटेड रखना है, और वो लिमिटेड रखने के लिए ये अपना जो स्टैंडर्ड पोजीशन साइजिंग है इसको फॉलो करना है। इसको मैंने वीडियो में डिटेल में कवर किया हुआ है, यू कैन वॉच दैट, मैं आई कार्ड में डाल देता हूँ। एंड सेकंड थिंग, अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो हमें रखना ही है। मतलब एक ही स्टॉक में समझ लीजिए आपका टोटल पोर्टफोलियो है 5 लाख का, और उसमें से आप 2 लाख लेके एक ही स्टॉक में डाल दिया अदानी पावर में, और फिर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आपको तो बिल्कुल रात की नींद आपकी ख़राब हो जाएगी, आपको नींद ही नहीं आएगी। इंस्टेड आपके पास 5 लाख है, तो 5 लाख को आप 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एक पार्ट हो गया 25,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये 25,000 को आप अगर अदानी पावर में डालते हैं और वो 0 भी हो गया ना, तो भी आपके पास 4,75,000 है, जो काफ़ी सेफ है। तो आपको बिल्कुल उसकी टेंशन नहीं रहेगी कि यार इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। यूजुअली टेंशन जो होती है ना उनको होती है जिनका एक्सपोजर अपने हद से बहुत ज़्यादा होता है। सो मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, और आप जो भी पोजीशंस ऐड करें, आप जो भी स्टॉक बाय करें, आप जो भी म्यूचुअल फंड बाय करें, वो प्रॉपर एनालिसिस के बाद में ही ऐड करें। सो फर्स्ट वन इज आपके हाथ में है, आप प्रॉपर एक्सपोजर रखिए, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रखिए। जहाँ तक एनालिसिस की बात है उसमें हम आपकी मदद करेंगे। जैसे मैंने रिसेंटली टेक्नो फंडा पिक डाला था, अपना एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग डाला था, उसके बाद 2 सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था। तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जहाँ तक एनालिसिस की बात है, आप बिल्कुल वीडियो देख के आपको एक अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं, अच्छा एनालिसिस आप कर सकते हो। बट जो भी हो, आप अपना पोजिशन है उसको लिमिट में रखिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। और काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है या डेटा बनाने के लिए। सो आई होप आप वीडियो के ऊपर लाइक प्रेस करेंगे और आपके दोस्तों के साथ जिनको भी अदानी के बारे में सवाल है, जिनको भी स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग का बहुत इंटरेस्ट है कि मार्केट इतना जाएगा उतना जाएगा, उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस बंदे ने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया, तो बिल्कुल देखे, पूरा देखे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ।